और हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है। और इधर शालिनी अपने घर की रसोई की 4 खुली हुई स्लाइडर खिड़कियों में से एक को बंद करने की कोशिश कर रही है। शालिनी के पूरा जोर लगाने पर भी पूरी तरह जाम हो चुकी खिड़की 1 इंच भी नहीं खिंच सकती। ये देखकर उसी समय रसोई के सिंक में चावल साफ कर रही उसकी जेठानी सौम्या उसे टोकती है। देवरानी जी, फालतू मेहनत मत करो। तुमसे पहले भी मैं खिड़की बंद करने की कोशिश कर चुकी हूँ, लेकिन खिड़कियाँ बुरी तरह जाम हो गई हैं, वो बंद नहीं होंगी। जेठानी जी, आपने अच्छे से कोशिश नहीं की होगी। अब देखो मैं कैसे खिड़की बंद करके दिखाती हूँ। शालिनी पूरी ताकत से स्लाइडर को खींचने लगती है। उसी समय हॉल में उनका पूरा परिवार, सास शोभा, ससुर भास्कर, दोनों के पति अजय और भानु, दोनों नंदे काजल और सलोनी और बुआ सास कावेरी इकट्ठा हो जाते हैं। तभी अचानक खिड़की खींचते हुए शालिनी का हाथ जोर से फिसलता है और वो अपने पीछे रखी बर्तनों की जाली पर जा गिरती है। सारे बर्तन तेज आवाज के साथ उसके ऊपर गिर जाते हैं। बर्तनों के गिरने की आवाज सुनकर हॉल से पूरा परिवार दौड़ता हुआ रसोई में आता है। क्या हुआ? शालिनी फर्श पर बर्तनों के बीच पड़ी दर्द से कराहते हुए जवाब देती है। मैं खिड़की बंद करने की कोशिश कर रही थी, मेरा हाथ फिसला और मैं गिर गई। उसकी जेठानी सौम्या जल्दी से आगे बढ़कर उसे सहारा देकर उठाती है। मैंने तुम्हें मना किया था, तुमने मेरी बात नहीं मानी। अरे जल्दी से किचन व्यवस्थित करो और फटाफट खाना बनाकर हॉल में सबको सर्व करो। हम समझे कि पता नहीं क्या ही हो गया है, लेकिन यहाँ तो छोटी बहू गिरी पड़ी है। इतना बोलकर परिवार का हर सदस्य बिना शालिनी की चोट की परवाह किए वापस हॉल में चला जाता है। हमारे ससुराल वालों को सिर्फ खाने की पड़ी है, हमारी तो कोई फिक्र ही नहीं है। इनमें से किसी ने भी एक शब्द नहीं पूछा कि तुम्हें चोट तो नहीं आई। शालिनी खुद को संभालती है और अपनी जेठानी के साथ बिखरे हुए बर्तनों को वापस उनकी जगह पर रखती है। फिर सौम्या सिंक के पास वापस जाकर चावल साफ करने लगती है। तभी वो देखती है कि उसकी देवरानी शालिनी आटा गूंथने की कोशिश कर रही। वो आटा गूंथने में पूरा जोर नहीं लगा पा रही। देवरानी जी, लगता है तुम्हारे हाथ में चोट लग गई है। तुमसे जोर नहीं लग रहा आटा गूंथने में, तो एक काम करो, तुम आकर ये चावल साफ कर दो, मैं आटा गूंथ लेती हूँ। शालिनी अपनी जेठानी सौम्या की बात मानकर सिंक के पास चावल साफ करने आ जाती है, जो खिड़की के बिल्कुल करीब है, और सौम्या आटा गूंथने लगती है। तभी अचानक बारिश तेज हो जाती है और हवा भी चलने लगती है। खुली खिड़की से बारिश का पानी सीधा शालिनी के ऊपर आता है और वो भीगने लगती है। जेठानी जी ने भी अच्छा दिमाग लगाया है बारिश से बचने के लिए। अपनी जगह मुझे खड़ा कर दिया और मेरी जगह खुद खड़ी हो गई। शालिनी चुपचाप भीगते हुए चावल साफ करके कुकर में पकने के लिए गैस पर रख देती है और उसकी जेठानी सौम्या रोटियां सेकने लगती है। तभी हॉल से बुआ सास कावेरी की तेज और ताने भरी आवाज आती है। अरे तुम दोनों देवरानी जेठानी किचन में ही भजन करने लग गई हो क्या? खाना कब तक बनाओगी? रोटियां सेक रही सौम्या बुआ सास की बात का जवाब देती है। बस बुआ जी, रोटी चावल बन गया है, सब्जी बनाना बाकी है। रोटियां सेक जाने के बाद सौम्या अपनी देवरानी के साथ फटाफट भिंडी साफ करके सब्जी बनाती है। फिर दोनों देवरानी जेठानी रसोई से चावल, सब्जी और रोटी हॉल में ले जाकर सबको सर्व करती हैं। भाभी, आज खाना बनाने में काफी टाइम लग गया। ननद जी, बोल तो ऐसे रही हो जैसे कुछ पता ही नहीं है। मैं किचन में खिड़की, तुम्हें चोट तो नहीं आई, बस सबको खाने की पड़ी है। किचन की खिड़कियां जाम हैं, आप लोग दूसरी खिड़कियां क्यों नहीं लगवाते हो? बहू, कुछ दिनों की ही तो बात है, बारिश निकलते ही परेशानी भी दूर हो जाएगी। जरा सी समस्या के लिए फालतू खर्च क्यों करना? बारिश आते ही बारिश का पानी अंदर आता है, हवा चलती है तो धूल मिट्टी कीचड़ अंदर आता है और पंछी भी अंदर आ जाते हैं। हमारा सारा काम खराब हो जाता है, फर्श खराब होती है। ये समस्या आपको जरा सी लग रही है? उनकी बुआ सास कावेरी ताना मारते हुए बीच में बोल पड़ती है। बहुओं, अपनी छोटी सी समस्या को बढ़ा चढ़ा कर कैसे बता रही हो? फिर अपने भाई भास्कर की तरफ मुड़ती है। भैया, तुम्हारी बहुएं कितना नखरा करती हैं, कैसे झेलते होगे तुम इनको? देखो बहुओं, ननद जी तुम्हारे बारे में क्या कह रही हैं। तब तक अजय और भानु अपना खाना खत्म करके उठ खड़े होते हैं। चलो ठीक है, अब हम ऑफिस के लिए निकलते हैं। दोनों भाई अपनी पत्नियों की परेशानी को पूरी तरह अनदेखा करके ऑफिस चले जाते हैं। फिर बाकी परिवार के खाना खाने के बाद देवरानी जेठानी जूठे बर्तन उठाकर रसोई में लाती है और सिंक में साफ करने लगती है। देखा, देवरानी जी ऐसे हैं हमारे ससुराल वाले। खाना तो इन्हें तीनों टाइम समय पर चाहिए, लेकिन बारिश में भी खिड़की वाली रसोई में हम देवरानी जेठानी के तीनों टाइम का खाना बनाने में होने वाली परेशानियां इन्हें बहाना लगता है। वो दोनों बर्तन और रसोई साफ करके अपने अपने कमरों में आराम करने चली जाती हैं। रसोई की खुली खिड़की से बारिश का पानी सीधा अंदर आ रहा है, जिससे रसोई के इलेक्ट्रॉनिक्स, सब्जियां, चूल्हा और फर्श पूरी तरह से भीग गया है। कुछ देर आराम करने के बाद सौम्या अपने कमरे में घड़ी देखती है जो 11 बजा रही थी। तब तक बारिश भी थम चुकी होती है। चलो, खाना बनाने का समय हो गया है। अगर जरा सी भी देर हो गई तो घर वाले गला फाड़ने लगेंगे।
सौम्या अपने कमरे से निकलकर रसोई में पहुंचती है। ठीक उसी समय उसकी देवरानी शालिनी भी रसोई में आ जाती है। रसोई पहुंचकर दोनों देखते हैं कि रसोई पानी से लबालब है, जो कि खुली खिड़कियों से अंदर आया है। अभी तो हम रसोई साफ कर रहे थे, ये बारिश और खिड़की की वजह से फिर से खराब हो गया। सौम्या पोछे से रसोई के फर्श का पानी साफ करती है और उसकी देवरानी इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे मिक्सर, जूसर और ग्राइंडर साफ करने के बाद गैस चूल्हा और बर्तन साफ करती है। रसोई की सफाई हो जाने के बाद जेठानी जी, आप एक काम करो, मिक्सर में पीस लो, तब तक मैं सब्जी काटती हूँ। सौम्या अपनी देवरानी शालिनी की बात मानकर टमाटर, लहसुन और धनिया काटकर मिक्सर के जार में डालती है और जैसे ही स्विच बोर्ड में मिक्सर का प्लग लगाकर बटन दबाती है, उसे जोर का करंट लगता है। हाँ, बचाओ! सौम्या जोर से चिल्लाती है। उसकी देवरानी शालिनी तुरंत धक्का देकर उसका हाथ स्विच बोर्ड से हटाती है। ये बारिश ना किसी दिन मेरी जान लेकर ही रहेगी। जेठानी जी, आपको पता होना चाहिए कि बारिश में स्विच बोर्ड भीग जाने पर करंट आ सकता है। अच्छा, इसीलिए देवरानी ने मसाला पीसने को मुझे बोला था, क्योंकि उसको पहले से पता था कि करंट लग सकता है। सौम्या अब सिलबट्टे में मसाला पीसकर तोरई काट चुकी अपनी देवरानी को देती है और आटा गूंथने लगती है। तब तक उनके सास, ससुर, बुआ और नंदे हॉल में खाने के लिए इकट्ठा हो चुकी होती हैं। कुछ देर बाद दोनों देवरानी जेठानी रसोई से सब्जी, रोटी, दाल और चावल लाकर सबको सर्व करती हैं। देखो, आज मुझे किचन में करंट लग गया, वो भी खुली खिड़कियों से पानी आने की वजह से। तो आप रसोई की खिड़कियां बंद करवाइए या फिर अब तीनों टाइम का ताजा खाना भूल जाइए। तो बहू, हम ताजा खाना नहीं खाएंगे तो क्या बासी खाना खाएंगे? भाभी जी, हम बासी खाना नहीं खाते। वो सभी खाना शुरू कर देते हैं। तो एक काम करते हैं, फिर कभी कभी रेस्टोरेंट से ताजा खाना बुलवा लिया करेंगे। वैसे भी आज मुझे करंट लग गया है तो मेरा हाथ सुन्न है, तो शायद रात में खाना ना बना पाऊं। बस बहू, जरा सा करंट क्या लगा तुम्हें तो खाना ना बनाने का बहाना ही मिल गया। नहीं, हम बाहर का खाना नहीं खाएंगे। बारिश में हम घर का बना ही खाना खाएंगे और तुम दोनों बहुएं हमें तीनों टाइम का ताजा खाना बनाकर खिलाओगी। वो सभी अपनी बात मनवाकर खाना खाकर अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। लेकिन जब दोनों जेठानी खाना खाती हैं तो थोड़ी सी सब्जी बच जाती है। दोनों देवरानी जेठानी झूठे बर्तन और थोड़ी सी बची हुई सब्जी रसोई में ले जाती हैं और शालिनी बची हुई सब्जी फ्रिज में रख देती है और उसकी जेठानी बर्तन साफ करने लगती है। सबको तीनों टाइम ताजा खाना चाहिए। सुबह तुम गिर गई थी और अभी मुझे करंट लग गया, लेकिन किसी को हमारी फिक्र नहीं, बस ताजे खाने की फिक्र है। उसकी देवरानी भी बर्तन साफ करवाने लगती है। वो दोनों बर्तन साफ करके अपने अपने कमरे में चली जाती हैं और फिर शाम के 6 बजे दोनों देवरानी जेठानी हॉल में आती हैं। देवरानी जी, एक काम करो, तुम किचन में जाकर जब तक रोटियां सेक लो, तब तक मैं बाजार जाकर सब्जियां ले आती हूँ। अच्छा, मुझे पता है कि किचन साफ नहीं होगा और जो हादसा तुम्हारे साथ हुआ था उसका जिम्मेदार तुम मुझे मान रही हो, इसीलिए तुम चाहती हो कि मेरे साथ भी वही हो, इसीलिए किचन में मुझे भेज रही हो। लेकिन मैं किचन में नहीं जाऊंगी। क्या हुआ देवरानी जी, क्या सोच रही हो? जेठानी जी, आप एक काम करो, आप किचन में जाकर रोटियां सेको, मैं बाजार जाकर सब्जियां ले आती हूँ। शालिनी छाता लेकर जैसे ही घर से बाहर निकलने वाली होती है, उसकी नंदे काजल और सलोनी हॉल में आ जाती हैं। बड़ी भाभी, हमारे लिए पकौड़े और चाय बना दो ना। ननद जी, तुम्हें तो पता ही है कि मुझे दोपहर में करंट लग गया था, तो एक काम करो ना, चल के मेरी हेल्प करवा दो, तो पकौड़े भी बन जाएंगे, चाय भी बन जाएगी और रात के खाने की तैयारी भी हो जाएगी। सौम्या की ये बात सुनकर हॉल में ही सोफे पर बैठी उसकी बुआ सास तुरंत उसके पास आ जाती है। वाह बड़ी बहू, क्या तरीका है अपनी नंदों से काम करवाने का। तुम्हारा बस चले तो तुम अपने ससुराल में सारा काम अपनी नंदों से ही करवाओ। ऐसी बात नहीं है बुआ जी। तभी उसकी सास शोभा भी अपने कमरे में वहां आ जाती है और सौम्या और कावेरी की बात सुन लेती है। हाँ हाँ, यही बात है, तुमसे अपनी नंदों का मायके का सुख देखा नहीं जा रहा, इसीलिए तुम अपना सारा काम उनसे करवाना चाहती हो। हम देवरानी जेठानी ने नंदों से जरा सी मदद करवाने को क्या कह दिया, पूरा परिवार मुझ पर टूट पड़ा। कोई मत करवाओ मेरी मदद, मैं ही जाकर किचन की साफ सफाई करके रात का खानाऊंगी। और हाँ, पकौड़े और चाय मैं नहीं बनाने वाली किसी के लिए। सौम्या गुस्से में भुनभुनाते हुए रसोई में चली जाती है और उसकी देवरानी हल्की बूंदाबांदी में सब्जी लेने के लिए घर से निकलती है। वो सब्जी मंडी से धनिया, टमाटर, पालक, मेथी और कद्दू लेकर घर लौट ही रही होती है कि बारिश और तेज हो जाती है। जेठानी जी की चालाकी तो देखो, उन्हें पता था कि मैं उनकी बात शायद नहीं मानूंगी, इसीलिए उन्होंने पहले मुझे किचन का काम दिया और खुद बाहर जाने लगी, और मैं उनके प्लान में फंसकर उनकी बात काटकर बारिश में सब्जी लेने आ गई और वो आराम से रसोई में खाना बना रही होंगी। लेकिन अगली बार तो मैं उनकी चाल में नहीं फंसूंगी। और इधर घर पर उसकी जेठानी रसोई की सफाई करके रोटी बना लेती है और जैसे ही उसकी देवरानी रसोई में पहुंचकर सब्जी का झोला रखती है। आ गई देवरानी जी, सही समय पर आई हो। कद्दू लाई हो तो वो काट दो, देखो मैंने रोटियां सेक ली हैं। जैसा मैं सोच रही थी बिल्कुल वैसा हुआ।
लेकिन अगली बार मैं अपनी जेठानी जी की चाल में नहीं फंसूंगी। शालिनी तुरंत कद्दू निकालकर छीलने लगती है। तभी उन दोनों के पति ऑफिस से आते हैं और रसोई में जाकर शालिनी को कद्दू छीलकर काटते हुए देखते हैं। आज कद्दू की सब्जी बन रही है। हम कद्दू नहीं खाने वाले। नखरे मत दिखाओ, जो बन रहा है चुपचाप खा लो, और अगर तुम्हें अपनी मर्जी का खाना है तो पहले हमारी मर्जी का करो। भाभी जी बस बस, अब रसोई की खुली हुई खिड़कियों को लेकर मत बैठ जाना, हम वैसे ही थके हुए हैं। वो दोनों वहां से अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। उनके जाने के बाद शालिनी कद्दू की सब्जी बनाकर फ्रिज से दोपहर की सब्जी निकालती है। ये बासी सब्जी किस लिए निकाल रही हो? देखो, आपने ससुराल वालों को ढंग से बासी सब्जी खिलाई नहीं होगी, इसीलिए उन्होंने खाई नहीं। अब देखो मैं कैसे खिलाती हूँ। शालिनी दोपहर की बची हुई सब्जी को अच्छे से गर्म करती है, उसमें ऊपर से ताजा हरा धनिया डालती है और अपनी जेठानी के साथ हॉल में ले जाकर कद्दू की सब्जी और रोटी के साथ अपने ससुर भास्कर की थाली में परोस देती है। उसकी सास शोभा की नजर तुरंत उस पर पड़ती है। क्या बहू, दोपहर की सब्जी फिर से सर्व कर दी? मम्मी जी, मैंने सब्जी अच्छे से गर्म की है, इसमें मसाले डाले हैं, धनिया डाली है, देखो पहले से ज्यादा टेस्टी बनी है। बहू, बासी सब्जी को चाहे जितना गरम करो, चाहे जितने मसाले डालो, वो बासी ही होती है। और तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारे ससुराल वाले बासी सब्जी नहीं खाते, तो तुम इसे साइड में रख दो। मजबूरन शालिनी वो सब्जी हटाकर कद्दू की सब्जी और रोटी सभी को सर्व करती है। खाना खाने के बाद सब अपने कमरों में चले जाते हैं और दोनों देवरानी जेठानी बर्तन साफ करने के लिए रसोई में रुक जाती हैं। बर्तन साफ करके दोनों अपने अपने कमरों में जाती हैं। जैसे ही सौम्या अपने कमरे में एंटर होती है, बेड पर बैठा उसका पति उसे देखता है और मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था, तुमने काफी देर लगा दी आने में। हाँ, क्योंकि मैं खुली हुई खिड़कियों वाली रसोई से अपनी किस्मत को कोस रही थी। तुम हर बात पर भड़क क्यों रही हो? भड़कू ना तो क्या करूँ, देवरानी जी बड़ी चालाकी से अपना काम मुझसे निकलवा लेती हैं। उसी समय उसकी देवरानी शालिनी के कमरे में उसका देवर भी लगभग यही बातें बोलता है और शालिनी भी उसे ऐसे ही जवाब देती है। मेरी जेठानी ने चालाकी से मुझे बारिश में बाहर भेजकर खुद रसोई में रोटियां सेक रही थी। अभी तो वो यहाँ नहीं है ना, अभी तुम आराम से सो जाओ, अपना गुस्सा कल निकाल लेना। अपने अपने मन की भड़ास निकालकर दोनों देवरानी जेठानी अपने अपने कमरे में सो जाती हैं। इसी गलतफहमी की वजह से अगली सुबह दोनों देवरानी जेठानी एक दूसरे से बात किए बिना अपना अपना काम करने लगती हैं। शालिनी चुपचाप पालक काटने लगती है और उसकी जेठानी सौम्या गैस पर कुकर में चावल पकने के लिए रखती है। तभी अपने कमरे से अजय आवाज लगाता है, अरे मेरी शर्ट नहीं मिल रही है, कहाँ है, ढूंढ दो। एक तो इन्हें अपने कपड़े नहीं मिलते। सौम्या इस पर ही छोड़कर कमरे की तरफ चली जाती है। तभी खुली खिड़की से तेज हवा का झोंका आता है, जिस पर गैस की लौ बुझ जाती है और धीरे धीरे गैस पूरे घर में फैलने लगती है। कुछ देर बाद उसकी जेठानी हॉल में अपनी सास को मंदिर में पूजा करते हुए देखकर रसोई में आती है। उसे गैस की तेज बदबू आती है। वो तुरंत गैस की नॉब बंद कर देती है। देवरानी, तुम्हें गैस की बदबू नहीं आई? गैस कब से बंद है? गैस कितनी लीक हो गई है? अरे जेठानी जी, बदबू तो आ रही थी, लेकिन मुझे लगा पता नहीं किस चीज की है। हे भगवान, मम्मी जी। सौम्या रसोई से बाहर हॉल की तरफ भागती है और देखती है कि मंदिर के सामने बैठी उसकी सास शोभा हाथ में माचिस लेकर तीली जलाने ही वाली है। वो झपट्टा मारकर शोभा के हाथ से माचिस छीन लेती है। क्या हुआ बहू, तुमने मेरे हाथ से माचिस क्यों छीनी? मम्मी जी, अगर आप अभी तीली जलाती तो पूरे घर में आग लग जाती। गैस कब से लीक हो रही थी। हॉल में ही बैठी उसकी बुआ सास उसकी बात सुनती है और बहू, तुम्हारी लापरवाही के वजह से आज हमारी जान पर बन आई थी। तब तक सौम्या की देवरानी भी रसोई से हॉल में आ जाती है। मेरी लापरवाही की वजह से नहीं, रसोई की खुली हुई खिड़कियों और आप सबकी अनसुनी की वजह से। मैं कब से बोल रही हूँ कि बारिश में रसोई की खुली खिड़की की वजह से हम देवरानी जेठानी को कितनी परेशानी होती है। इनका कोई इलाज करो, लेकिन कोई मेरी बात सुनता ही नहीं। इस हंगामे को सुनकर बाकी के घर वाले भी हॉल में आ जाते हैं। बहू, इतनी छोटी सी समस्या को बढ़ा चढ़ाकर मत बताओ। खिड़कियां जाम हो चुकी हैं, खिड़कियां रिपेयर करवाने के लिए दीवार तोड़वानी पड़ेगी। हाँ बहू, और हम नहीं चाहते कि इस घर में किसी भी तरह की तोड़फोड़ हो। सिर्फ कुछ दिनों की बात है, मैनेज करो। और हाँ, जब तुम्हें पता है कि खुली हुई खिड़कियों से बारिश में क्या क्या समस्या हो सकती, तो उसके लिए पहले से ही तैयार रहना सीखो और अपनी परेशानी के लिए हमें ब्लेम मत करो। परिवार की रूखी बातें सुनकर दोनों देवरानी जेठानी निराश होकर वापस रसोई में चली जाती हैं। जेठानी जी, अगर मुझे बता के जाती तो मैं ध्यान रखती। तुम सब्जी काट रही थी तो मैं तुम्हें एक्स्ट्रा काम और कैसे बता कर जाती। अच्छा, मुझे अब तक लगता था कि आप मुझे अपना काम सौंप रही हो, लेकिन आपकी जो बात अभी मैंने सुनी और हॉल में सबको आपने जो कहा, उससे मुझे समझ में आ गया कि आप अपना काम मुझ पर नहीं सौंपती थी, बल्कि आप खुद मेरी तरह परेशान हो। मुझे बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई थी। अब गलतफहमी दूर हो गई है, तो हम दोनों मिलकर इस खुली हुई खिड़की की समस्या का समाधान करेंगे। हाँ देवरानी जी, आज ही कुछ करना होगा।
इधर रसोई में दोनों देवरानी जेठानी की गलतफहमी दूर हो गई थी और उधर हॉल में उनकी बुआ सास कावेरी उनकी सास शोभा के कान भर रही थी। देखा, तुम्हारी बहुएं घर तोड़ने का कितना अच्छा प्लान बना रही है। पहले खिड़की लगाने की बात कर रही थी, फिर घर में दीवार उठाएंगी, फिर अलग अलग हो जाएंगी। अरे नैना जी, आप चिंता मत करो, मैं भी उनकी सास हूँ, मैं उनकी हर चाल समझती हूँ। मैं उन्हें खिड़की लगाना तो दूर की बात है, कील बिगाड़ने नहीं दूंगी। कुछ देर बाद दोनों देवरानी जेठानी किचन से पालक पनीर, जीरा राइस, रोटी और दाल लाकर सबको परोसती है और बाहर जाने के लिए मोड़ती है। अरे बहू, कहाँ जा रही हो? बारिश में खिड़की वाली रसोई में तीनों टाइम का खाना बनाने में जो हम देवरानी जेठानी को परेशानी होती है उसका समाधान करने। दोनों देवरानी जेठानी एक साथ घर से बाहर निकलती हैं और शाम तक एक हार्डवेयर की दुकान से टीन और एल शेप के 8 बड़े एंगल खरीद लाती हैं। उनके साथ में आनंद नाम का एक मजदूर भी होता है। वो दोनों घर के बाहर किचन की खुली हुई खिड़की के पास खड़े होकर आनंद को सब समझाती हैं। देखो भैया, वो हमारे किचन की 4 खिड़कियों के ऊपर आपको इस एंगल और टीन से छज्जा बनाना है जिससे बारिश का पानी रुक सके। ठीक है दीदी। आनंद को काम समझाकर वो दोनों उसे एक सीढ़ी लाकर देती हैं और वो सीढ़ी पर चढ़कर एल शेप के एंगल को कील से ठोककर खिड़की के ऊपर फिक्स करने लगता है। उसी समय हॉल में चाय पी रहे दोनों के सास ससुर खटखट और ठोका पीटी की आवाज तेज सुनते हैं। अरे ये ठोका पीटी की आवाज कहाँ से आ रही है? वो दोनों हॉल की खुली खिड़की से बाहर देखते हैं तो उन्हें बाहर दोनों देवरानी जेठानी खड़ी दिखाई देती हैं। वो दोनों तुरंत अपनी बहुओं के पास आते हैं। क्या कर रही हो बहू? रसोई की खिड़की के ऊपर छज्जा लगवा रहे हैं ताकि बारिश का पानी अंदर ना आ सके। बहू, मैंने मना किया था तोड़फोड़ नहीं करनी। मम्मी जी, तोड़फोड़ नहीं हो रही है, बस ठोका ठाकी हो रही है। तभी उनकी दोनों नंदे काजल और सलोनी भी वहां आ जाती हैं। भाभियों, आप दोनों यहाँ से ठोका पीटी मत देखो, जाकर खाना बना दो, हमारा खाना खाने का टाइम भी हो रहा है। अगर इतनी भूख लग रही है तो एक काम करो, बाहर से खाना मंगवा लो। तभी अजय और भानु ऑफिस से लौट आते हैं और सौम्या की बात सुनकर, अरे तुम्हें तो पता ही है कि हमारी घरवाली बाहर का खाना नहीं खाते, तो ये काम देखना छोड़ो तुम और जाकर खाना बनाओ। चलो जेठानी जी, खाना बना देते हैं, काम लगभग खत्म हो ही गया है। ठीक है, हम लोग जा रहे हैं खाना बनाने और आप लोग इन मजदूरों को इनकी मजदूरी दे देना। दोनों देवरानी जेठानी रसोई में चली जाती हैं और खिड़की के ऊपर छज्जा लगाने के बाद आनंद को उनके ससुर को मजबूरन पैसे देने पड़ते हैं। पैसे लेकर वो चला जाता है। फिर अगले दिन जब दोनों देवरानी जेठानी रसोई में खाना बना रही होती हैं तभी बारिश शुरू हो जाती है। अब तो हमारी समस्या का समाधान हो गया, लेकिन अभी इन्हें बताएं कैसे कि बारिश में रसोई की खिड़की से हमें कितनी परेशानी होती है। जेठानी जी, आपने बाहर से देखा, बुआ जी के कमरे की खिड़की के बाहर पन्नी लगी हुई थी ताकि बारिश का पानी अंदर ना आए। अगर वो खिड़की की पन्नी हट जाए और आज रात बारिश हो जाए तो उन्हें तो पता चल ही जाएगा। सौम्या हंसने लगती है। तभी तेज हवा के साथ पानी के छींटे अंदर आते हैं। अरे यार, हमने इतनी मेहनत की, इतना कुछ किया, लेकिन फिर भी खिड़की से पानी तो अंदर आ ही रहा है। लगता है बुआ जी से पहले हमें ही परेशान होना पड़ेगा। जेठानी जी, पानी अंदर तो आ रहा है लेकिन पहले के मुकाबले कम है। बातें करती हुई वो दोनों पकौड़े, मलाई कोफ्ता और पराठे बनाकर हॉल में पूरे परिवार को सर्व करते हैं। सब लोग खाना शुरू करते हैं। भाभियों, आज आपकी वजह से मैं पढ़ाई नहीं कर पाई, पूरा दिन खटपट की आवाज होती रही। देखो नाना जी, सिर्फ पढ़ाई करने से काम नहीं चलेगा। हमने भी पढ़ाई की है, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ घर गृहस्थी का काम भी सीखा है, तो तुम भी सीख लो। बहू फिर से शुरू हो गई। तुम दोनों को क्या लगता है कि मेरी बेटी ससुराल में जाकर ये सब काम करेगी? बहू, मेरी भतीजी ससुराल में जाकर अफसर बनेगी, अफसर। दोनों देवरानी जेठानी एक दूसरे की तरफ देखती हैं। सारी समस्या की जड़ ये बुआ ही है, यही हमारे सास ससुर के कान भरती हैं। बुआ जी, आज हम देवरानी जेठानी आपको बताती हैं कि हमें परेशान करने का अंजाम क्या होता है। खाना खाने के बाद सभी अपने कमरों में चले जाते हैं। फिर दोनों देवरानी जेठानी रसोई में झूठे बर्तन साफ करके चुपके से छत पर जाती हैं और हल्की बारिश के बीच शालिनी एक बांस का टुकड़ा उठाती है और अपनी बुआ सास कावेरी के कमरे की खिड़की के बाहर लगी पन्नी हटा देती है। जेठानी जी, जल्दी अंदर चलो, नहीं तो हम भीग जाएंगे। जल्दी से बांस को उसकी जगह पर रखकर वो दोनों अपने अपने कमरे में आकर सो जाती हैं। जैसे जैसे रात होती है वैसे वैसे बारिश और तेज होती जाती है और कावेरी के कमरे की खुली खिड़की से बारिश का पानी और ठंडी हवा सीधे अंदर आती है, जिस वजह से कावेरी की नींद खुल जाती है। अरे, ये इतनी ठंड कैसे लग रही है? कावेरी उठकर बैठती है और देखती है कि खिड़की से पन्नी गायब है और उसका पूरा बिस्तर और कमरा पानी से भीग गया है। अरे, ये खिड़की की पन्नी कहाँ गई और ये पानी पूरा कमरा गीला हो गया। अब मैं क्या करूं? ऐसे तो रात भर मुझे नींद नहीं आएगी। कावेरी रात भर भीगते और ठिठुरते हुए परेशान बैठी रहती है। अगली सुबह दोनों देवरानी जेठानी हॉल में अपने अपने कमरे से रसोई की तरफ जाती हुई हॉल में मिलती हैं। आज रात तो अच्छी बारिश हुई, ना जाने बुआ जी का क्या हाल हुआ होगा अपने कमरे में।
वो दोनों रसोई में जाती हैं और देखती हैं कि रसोई का फर्श गीला है, बर्तन गंदे हैं और चूल्हे की हालत भी कुछ ठीक नहीं है। अरे देवरानी जी, बुआ जी का हाल जो भी हो, पहले ये बेहाल हो चुकी रसोई साफ करनी होगी। हाँ, रसोई साफ करने के बाद अधूरे काम को पूरा करना होगा, क्योंकि लगता है छज्जा छोटा है, अब बड़ा टीन लगवाना होगा। शालिनी पीछे से पानी सुखाती और सौम्या सिंक में बर्तन साफ करती है। इसी बीच उनके सास ससुर और नंदे हॉल में आते हैं। कमाल है, आज काफी देर हो गई। ननद जी अपने कमरे से बाहर नहीं निकली, और मम्मी जी अभी तक भाभिया कुछ बनाकर भी नहीं लाई। चलकर देखो सही कि ये क्या कर रही हैं। सास ससुर कावेरी के कमरे में जाते हैं और नंदे रसोई में जाती हैं। कावेरी के कमरे में पहुंचकर वो दोनों देखते हैं कि कावेरी फर्श से पानी साफ कर रही है। अरे दीदी, तुम ये क्या कर रही हो और ये पानी कैसे आया? पता नहीं रात में कैसे खिड़की में लगी पन्नी उड़ गई और रात भर में बारिश के पानी से इस तरह परेशान होती रही। और इधर रसोई में पहुंचकर वो दोनों देवरानी जेठानी को रसोई की सफाई करते हुए देखती हैं। अरे भाभियों, अभी तक तुम रसोई ही साफ कर रही हो, खाना कब बनाओगी? जब रसोई साफ हो जाएगी तब बनेगा खाना, और अगर आपको ज्यादा भूख लगी है तो हमारी मदद करवाओ। तभी कावेरी के कमरे से भास्कर की आवाज आती है। अरे काजल, सलोनी, इधर आओ तो, बुआ के कमरे में देखो क्या हो गया। दोनों नंदे तुरंत बुआ के कमरे में चली जाती हैं और रसोई साफ करने के बाद दोनों देवरानी जेठानी सुबह के खाने में दाल मखनी, चावल, रोटी और मेथी की सब्जी बनाकर हॉल में लाती हैं। तब तक कावेरी का कमरा साफ हो चुका होता है और सभी लोग हॉल में आ चुके होते हैं, दोनों देवरानी जेठानी के पति भी। अरे आज तो मैं रात भर सो नहीं पाई, अगर ऐसा ही रहा तो मैं आगे भी नहीं सो पाऊंगी। दीदी चिंता मत करो, मैं अभी आपके कमरे में दूसरी खिड़की लगवाने का इंतजाम करता हूँ। वाह, इतने दिन से हम देवरानी जेठानी रसोई की खिड़कियां बदलवाने का बोल रही थी तो किसी ने नहीं सुनी, लेकिन बुआ सास के कमरे में जरा सा पानी क्या भर गया, खिड़कियां बदलवाने की बात कर रहे हो? जेठानी जी क्या शिकायत करी हो? चलो नहीं तो बारिश आ जाएगी। आज फिर कहाँ जा रही हो तुम? अधूरा काम पूरा करने। खाना परोसकर वो दोनों फिर से हार्डवेयर की दुकान पर जाती हैं और इस बार एक बड़ी लोहे की टीन खरीदती हैं और मजदूर आनंद से रसोई की खिड़की पर पुरानी टीन निकलवाकर वही टीन लगवा रही होती हैं। सीढ़ी पर चढ़ा टीन लगा रहा आनंद। दीदी, जब तक ये खिड़कियां खुली हुई हैं तब तक आपकी समस्या का हल पूरी तरह नहीं हो पाएगा, चाहे जितना बड़ा छज्जा लगवा लो, क्योंकि बारिश के साथ तो आंधी आती है और अगर हवा अंदर आएगी तो पानी भी अंदर जा ही सकता है। तो अब क्या करें? जेठानी जी, हमारे सास ससुर तो हमारी बात सुनेंगे नहीं, क्योंकि उन्हें हमारी समस्या लगती ही नहीं। हाँ बिल्कुल सही बात है, जब तक खुद पर ना बीते तब तक दूसरों की समस्याओं पर हंसी ही आती है। तभी सौम्या की नजर सास ससुर के कमरे की खिड़की पर लगे कांचों पर पड़ती है। वो कुछ सोचती है और फिर, भैया नीचे आना तो, 2 मिनट आपसे एक जरूरी काम है। आनंद के नीचे आने पर सौम्या उसे कुछ पैसे देती है और, भैया मेरे सास ससुर के कमरे की खिड़कियों में लगे कांच तोड़ दो। पैसे देकर वो दोनों घर के अंदर आ जाती हैं और आनंद अपना काम करके चला जाता है। उसी रात खाना खाकर शोभा और भास्कर अपने कमरे की खिड़कियों के टूटे कांच को अनदेखा करके सो जाते हैं। आधी रात को अचानक तेज आंधी और बारिश शुरू होती है। बिना कांच की खिड़की से पानी और हवा सीधे कमरे में आती है, जिससे उन दोनों की नींद खुल जाती है। अरे ये खिड़की, ये हवा पानी कैसे आ रहा है? भास्कर लाइट जलाता है और खिड़की की तरफ देखता है। अरे खिड़की का कांच कहाँ है? कांच किसने तोड़ा? बारिश के पानी से पूरा कमरा गीला हो जाता है। वो दोनों रात भर पानी से बचते हुए कोने में खड़े रहने को मजबूर हो जाते हैं और फिर सुबह होने पर दोनों देवरानी जेठानी जब रसोई में जाती हैं, रसोई में पानी के बस हल्के फुल्के छींटे देखती हैं। खिड़की के छज्जे ने हमारी मेहनत बचा ली। दोनों देवरानी जेठानी प्याज के पकौड़े बनाने की तैयारी करने लगती हैं। तब तक हॉल में उनके सास ससुर, बुआ सास, नंदे और पति आकर बैठ जाते हैं। वो सभी भास्कर और शोभा की लाल आंखें और थका हुआ चेहरा देखते हैं। मम्मी पापा, आप लोग सोए नहीं क्या रात में? अरे पता नहीं किसी ने खिड़की के कांच तोड़ दिए थे, रात भर पानी और हवा अंदर आती रही। तभी दोनों देवरानी जेठानी प्याज के पकौड़े, टमाटर की चटनी, पनीर रोल, समोसे, पुलाव बनाकर हॉल में लाती हैं और अपने सास ससुर की बातें सुनकर, मुझे लगता है जो रसोई की खिड़कियों में छज्जा लगाने आया था उस मजदूर ने ही खिड़कियों के कांच तोड़ दिए होंगे। इसकी तो मैं मिलने दो उसे। सौम्या अपने ससुर की बात काटते हुए बीच में बोल पड़ती है। अब देखो, उस मजदूर पर गुस्सा करने से कुछ नहीं होगा, वो तो जा चुका है, तो अब अपनी समस्या का समाधान कीजिए। अजय, ऑफिस जाते हुए किसी कांच वाले से खिड़की का कांच लगाने के लिए बोल देना। उसी को रसोई की खिड़कियों में भी कांच लगवाने को बोल देना। बहू, रसोई की खुली खिड़की की समस्या का समाधान तो हो गया है ना? समस्या का समाधान परमानेंट नहीं हुआ है, खिड़की में कांच लगाने पड़ेंगे क्योंकि हवा अभी अंदर आती है और जैसे उस दिन गैस लीक का हादसा हुआ था वैसे अभी भी हो सकता है। फिक्र मत करो भाभी, अब ऐसा कुछ नहीं होगा।
सबको खाना खिलाकर दोनों देवरानी जेठानी अपने अपने कमरे में चली जाती हैं। ऐसी 3 दिन बीत जाते हैं और चौथी रात बहुत तेज आंधी और बारिश आती है, जिससे दोनों देवरानी जेठानी के कमरे की खिड़कियां खुल जाती हैं। जब इतनी तेज हवा से कमरे की खिड़की खुल सकती है तो रसोई का छज्जा भी उड़ सकता है। सौम्या खिड़की बंद करके रसोई में भागती है और देखती है कि सच में ही छज्जा हवा में उड़ चुका है और पूरे किचन में बारिश का पानी भर रहा है। तभी उसकी देवरानी भी वहां आ जाती है। जेठानी जी देखो, अब हमें कड़े कदम उठाने ही पड़ेंगे। दोनों एक दूसरे को दृढ़ता से देखती हैं, फिर हॉल में जाकर हॉल की सारी खिड़कियां खोलकर अपने अपने कमरों में जाकर आराम से सो जाती है। सुबह तक हॉल में घुटनों तक पानी भर जाता है और हॉल में रखी हर एक चीज, सोफे, टेबल, गमले सब गीले हो जाते हैं। उनके सास ससुर हॉल में आकर ये सब देखते हैं। ये हॉल की खिड़कियां किसने खोली? पूरे घर में बारिश का पानी घुस चुका है। तभी दोनों देवरानी जेठानी हॉल में आती हैं। हम देवरानी जेठानी ने खोली है। उनके पीछे पीछे उनके पति अजय और भानु और बुआ सास भी आ जाती हैं। तुम दोनों ने ऐसा क्यों किया? बहू, पता भी है तुमने कितना बड़ा नुकसान कर दिया। अब ये सब साफ करने में हमें कितना परेशान होना पड़ेगा। और फिर सबकी आवाज सुनकर अपने अपने कमरे से काजल और सलोनी भी आ जाती हैं। इतने दिनों से बारिश में रसोई की खिड़की से तीनों टाइम का खाना बनाते हुए हमें कितनी परेशानी हुई और किसी ने हमारी समस्या सुनी नहीं, इसीलिए हमने ऐसा किया। कावेरी जैसी कुछ बोलने के लिए मुंह खोलती है, शालिनी उसे बीच में ही रोक देती है। बुआ जी, आप तो चुप ही रहिए। आप ही हमारे मम्मी पापा और नंदो को भड़काती हैं। देखो, हम ऐसा करना तो नहीं चाहते थे और ना ऐसा बोलना चाहते थे, लेकिन आपने हमें ऐसा करने और ऐसा बोलने पर मजबूर कर दिया है। आप हमारी बात समझो। बारिश में 3 बार खाना बनाने के लिए रसोई में जाने से पहले हमें 10 बार सोचना पड़ता है कि इस बार हमें रसोई में क्या साफ करना पड़ेगा। कभी करंट लग जाता है, कभी बर्तन हमारे ऊपर गिर जाते हैं और कभी गैस लीक, लेकिन फिर भी कोई हमारी मदद करवाने भी नहीं आता। शालिनी नंदो की तरफ मुड़ती है। देखो नंदो, मुझे पता है कि आप पढ़ाई करती हो, कुछ कर गुजरना चाहती हो, लेकिन घर संभालना भी आना चाहिए। दोनों देवरानी जेठानी गुस्से से देखते हैं, फिर वो दोनों रसोई की तरफ बढ़ जाती हैं। उनके वहां से जाते ही वो सभी हॉल में भरा पानी साफ करने लगते हैं। हॉल साफ करते करते सबकी हालत खराब हो जाती है। शोभा की कमर में दर्द हो रहा, शालिनी फिसल कर गिर रही है, भास्कर थक कर हाँफने लगता है। अरे एक ही दिन में हॉल साफ करके समझ में आ गया कि बारिश में घर की सफाई करना कितना मुश्किल होता है और खुली खिड़की से कितनी परेशानी आ सकती है। तो हमारी बहुओं को कितनी समस्या होती रही होगी रोज रोज, दिन में 3 बार। हॉल साफ होने से पहले ही दोनों देवरानी जेठानी रसोई का पानी साफ करके जल्दी जल्दी उस दिन सिर्फ दाल और चावल बनाकर हॉल में लेकर आती हैं। सोफे और कुर्सियां गीली होने की वजह से पूरा परिवार खड़े खड़े ही खाना खाने लगता है। बहुओं, हम उस परेशानी से सिर्फ एक ही बार गुजरे हैं जिससे तुम रोज गुजरती हो, और एक ही बार में तुम्हारी परेशानी समझ चुके हैं। हम समझ चुके हैं कि बारिश में भी खिड़की वाली रसोई में 3 टाइम का खाना बनाने में तुम दोनों देवरानी जेठानी को कितनी परेशानी हो सकती है। अब किचन में नई खिड़कियां भी लगेंगी और अच्छे वाले छज्जे भी लगेंगे। और भाभीओ, अब मैं आपकी रसोई में हेल्प करवाऊंगी और घर गृहस्थी संभालना भी सीखूंगी। और मैं भी मदद करूंगी। और बुआ जी, आप क्या करोगी? अब मैं अपनी जुबान पर ताला लगा कर रखूंगी, किसी से कुछ नहीं कहूंगी। जो तुम देवरानी जेठानी बना कर दोगी वो चुपचाप खा लिया करूंगी। अब हम भी कभी कभी बाहर से खाना ले आया करेंगे और पूरा परिवार साथ में बैठ कर खाया करेगा। अगले ही दिन रसोई की खिड़कियों के ऊपर पक्के छज्जे लगने का काम शुरू होता है और अब बारिश में खिड़की वाली रसोई में देवरानी जेठानी को 3 टाइम का खाना बनाते हुए अब परेशानी नहीं होती।